प्रतापगढ़ नाम के एक राज्य में रामबली नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामबली बहुत ही चतुर, चालाक और बुद्धिमान था, किंतु वो एक भला आदमी था। अपनी गरीबी की अवस्था में भी वो सुख और संतोष से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी पत्नी गर्भवती थी। एक दिन वो अपने पति से कहने लगी, सुनिए जी, आज हलवा खाने का बड़ा ही दिल कर रहा है, मगर घर में तो कुछ भी नहीं है, ना बेसन, ना घी और ना गुड़। आप ये सब चीजें किसी तरह से ले आइए तो हम दोनों हलवा खा सकेंगे। अरे चिंता मत कर भाग्यवान, मैं अभी बाजार से जाकर ये सारी चीजें ला देता हूँ, है ना, मैं लेकर आता हूँ। जब रामबली अपनी झोपड़ी से बाहर निकला तो वो मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी से ये तो कह दिया कि मैं सारी चीजें लेकर आता हूँ, लेकिन कैसे लाऊं और कहां से लाऊं? अरे मेरी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये क्या हो गया, अब क्या करूं? वो सोचने लगा। हाँ चलो, अपने पड़ोसी सूर्य सिंह के पास चलता हूँ, वो जरूर मुझे कुछ पैसे उधार दे देगा। हाँ। जब रामबली अपने पड़ोसी के घर पहुंचा तो पड़ोसी ने कहा, अरे तुम रामबली, आओ 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 भाई, आओ आओ आओ। और क्या हाल चाल है, और भाभी कैसी है? सब कुछ ठीक है। और भाई क्या हाल चाल है आपके? चलो, मैं ये कह रहा था कि मतलब क्या है ना कि अचानक से कुछ रुपयों की जरूरत पड़ गई है, सोचा तुमसे उधार ले लूं, बाद में चुका दूंगा। तुम तो पड़ोसी हो, तुम मदद नहीं करोगे तो भला कौन करेगा? पड़ोसी सूर्य सिंह मन ही मन सोचने लगा, हाँ, ये ससुरा गरीब भला कहाँ से चुकाएगा उधार, बड़ा आया उधार चुका देगा। अगर इसे उधार दे दूंगा तो वापस मिलने की उम्मीद तो छोड़नी ही पड़ेगी। ये सोचकर वो बोला, मैं ये कह रहा था रामबली कि देखो मित्र, तुम बड़े ही बुरे वक्त में आए हो। देखो ना, मैं तो वैसे राजा का महावत हूँ, पर तुम्हारी ही तरह हूँ तो गरीब ही ना। आजकल तो मेरा हाथ बहुत ही तंग चल रहा है। अब अपनी हालत के बारे में भला मैं तुम्हें क्या बताऊं। आज तुम्हारी भाभी का भी दिल कुछ मीठा खाने का हो रहा था, मगर मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है कि बाजार से कुछ ला सकूं। अब बताओ भला मैं क्या करूं? ओ, तब तो मैंने व्यर्थ ही तुम्हें तकलीफ दी। चलो भैया, माफ करना। अच्छा, चलता हूँ। तभी सूर्य सिंह की पत्नी की आवाज रसोई घर से आई, अजी सुनिए, खीर बनकर तैयार है। रसोई घर से आई पत्नी की आवाज सुनकर सूर्या एक बार तो हड़बड़ा गया, मगर फिर तुरंत स्थिति संभालते हुए बोला, अच्छा मित्र, लगता है कि मेरी पत्नी ने खिचड़ी बना ली है। सही कहूं तो बहुत अच्छी खिचड़ी बनाती है, लेकिन जैसे हालात है गरीबी वाले, उसके हिसाब से तो पेट भरने लायक पूरी मिलेगी ही नहीं। पर क्या करें, आधे पेट खाकर ही संतोष करना पड़ेगा, यही तो है मजबूरी, और क्या है। इसके बाद रामबली उसके घर से चला गया। बाहर निकलकर रामबली सोचने लगा, बड़ा आया मजबूरी मजबूरी। खैर कोई बात नहीं सूर्य सिंह, तुम मुझे कुछ देना नहीं चाहते थे, इसीलिए कुछ ना होने का दिखावा कर रहे थे। रसोई घर से भीनी भीनी सुगंध भी आ रही थी। जरूर उसकी पत्नी ने खीर बनाई थी। वो अपने ही विचारों में डूबा हुआ था और सोच रहा था, हाँ अब क्या करूं, किसके पास जाऊं, कौन देगा उधार? लगता है पत्नी की इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा, क्या करूं? चलते चलते रामबली की नजर एक बड़े सुंदर घर पर पड़ी, जिस पर बहुत ही अच्छी सजावट हो रही थी। निकट से गुजरते हुए एक राहगीर को रोककर रामबली ने पूछा, हाँ क्यों भाई, ये मकान किसका है और आज इतनी सजावट क्यों है यहाँ पर? अरे भैया, तुम्हें नहीं मालूम क्या, ये मकान नगर सेठ शंभू प्रसाद जी की हवेली है, हवेली। तुम कहाँ इसे मकान कहते हो? विवाह के 15 साल बाद सेठ जी के यहाँ बेटे का जन्म हुआ है। ऐसी धूमधाम में अब वो खर्चा नहीं करेंगे तो भला कब करेंगे भैया, बताओ। आज सेठ जी के बेटे का जन्म हुए 5 दिन बीत चुके हैं। कल छठी की पूजा की जाएगी और नामकरण संस्कार होगा, मगर ये सजावट और धूमधाम शायद कई महीनों तक चलने वाली है। ओ, यानी कल यहाँ दावत होने वाली है, मगर मेरी पत्नी रामवती की इच्छा तो आज हलवा खाने की है। अब क्या करूं?
रामबली मन ही मन कुछ तरकीब सोचने लगा। कुछ ही क्षणों में उसके मन में एक उपाय आया और उसकी आंखें चमकने लगी। वहां से निकलकर वो सीधा बाजार गया और एक बेसन के व्यापारी के पास जा पहुंचा और व्यापारी से कहने लगा, राम राम सेठ जी, राम राम। सेठ जी, गोदाम में कितनी बोरियां बेसन की होंगी? राम राम भैया, कहाँ से आए हो? मैं सेठ शंभू प्रसाद जी के यहाँ से आया हूँ। कल उनके लड़के का नामकरण संस्कार है ना। ओ अच्छा 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 अच्छा, लड़का हुआ है सेठ जी को। अरे वाह 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 वाह, तब तो हमारी तरफ से बधाई बोलना। और हाँ बताओ, कितनी चाहिए ये तो मुझे भी नहीं पता। मुझसे तो केवल इतना कहा है कि लाल सूरज बेसन वाले के यहाँ से पता कर लेना कि गोदाम में कितनी बोरियां हैं और थोड़ा सा बेसन नमूने के तौर पे लेते आना, बस इतना कहा है। देखो भाई, गोदाम में रखना तो हमारा धंधा नहीं है। इस हाथ लेते हैं और उसी हाथ भेज देते हैं। फिर भी समझ लो कि कम से कम 30-40 बोरियां तो होंगी ही होंगी, और इतने में सेठ जी का काम चल ही जाएगा। और क्या, जहां तक रही नमूने की बात, वो मैं अभी दिलवा देता हूं, निश्चिंत रहो। सेठ ने अपने नौकर को आवाज लगाई, अरे हरिया, अरे ओ हरिया, अरे कहाँ मर गया? अरे भाई, जल्दी से इस आदमी को एक पाव बेसन दे दो। हाँ इधर आ, इधर आ। सुन, एक पाव बेसन निकाल के दे दे इस आदमी को। यह नमूने के तौर पे ले जाकर सेठ शंभू प्रसाद जी को दिखाएगा। दे दे, फटाफट दे दे, निकाल के चल। रामबली ने एक पाव बेसन लिया और वहां से चलता बना। इसके बाद वो एक घी के व्यापारी के पास पहुंचा। अरे राम राम लाल जी, राम राम। अरे जय राम जी की। हाँ बोलो भैया। घी के 50 डब्बे होंगे क्या सेठ जी? 50? मिल जाएंगे। पर भाई तू कहाँ से आया है रे, और किसने भेजा है तुझे जो 50 डिब्बे चाहिए हैं? अरे सेठ शंभू प्रसाद जी ने कहा है मुझे। कल उनके बेटे का नामकरण संस्कार है, घी के लिए पूछ रहे थे। उन्होंने कहा था कि खुला डिब्बा देखकर थोड़ा सा घी नमूने के तौर पे लेते आना, बस वही इसीलिए आया हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या बात हुई नमूना लेकर आना? सुनो, कल जो घी हमने भेजा था, क्या वो मिलावटी था क्या? हैं? जाकर कह देना अपने सेठ से, अपने से लेना है तो ले, नहीं तो ना ले। अपन नमूना बमूना नहीं देते हैं। बड़े आए, नमूना चाहिए घी का। अरे घी कोई नमूना है क्या जो लेके जाओगे? जाओ। उसकी बात सुनकर रामबली हैरान रह गया और चुपचाप वहां से खिसक गया। नगर में घी के और भी व्यापारी थे। रामबली एक अन्य घी के व्यापारी के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। शंभू प्रसाद जी ने हमें याद किया, ये तो हमारे लिए सम्मान की बात है। अरे अरे तुम जरा ठहरो, मैं नमूने के तौर पर घी तुम्हें अभी देता हूँ। फिर सेठ ने एक बर्तन में रामबली को नमूने के तौर पर थोड़ा सा घी दे दिया। रामबली बड़ा खुश होकर वहां से चला गया। इसके बाद रामबली एक गुड़ के व्यापारी के पास गया और उसे भी यही बात कही कि उसे नगर सेठ शंभू प्रसाद ने भेजा है और नमूने के तौर पर थोड़ा सा गुड़ चाहिए। सेठ ने फटाफट बड़ी खुशी से एक ढेली गुड़ रामबली को देते हुए कहा, अरे तो जल्दी कर ले भाई, जल्दी ये ले, एक ढेली ले ले। हाँ, बिल्कुल चोखा गुड़ है, चोखा। और जल्दी लौट कर बताना कि गुड़ की कितनी बोरियां भेज दूं। फटाफट बताना ताकि मिठाई बनाने में देर न हो जाए। मिठाई जितनी सुकून से बने उतनी ही स्वादिष्ट बनती है ना? रामबली गुड़ की ढेली लेकर वहां से चला गया। अब हलवा बनाने का सारा सामान उसके पास इकट्ठा हो चुका था। वो शाम के समय अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारा सामान दे दिया। अरे वाह, आप तो सारा सामान ले आए। मैं तो सोच रही थी कि आज मेरा ये इच्छा दिल में ही रह जाएगी। चलिए मैं फटाफट हलवा बना देती हूँ। पत्नी ने झटपट हलवा बनाकर तैयार कर दिया। संयोग की बात यह थी कि उसी रात राज्य का राजा प्रताप सेन भेष बदलकर अपने राज्य में घूम रहे थे। ठीक उसी समय वो लकड़हारे रामबली की झोपड़ी के पास पहुंचा और दोनों पति पत्नी की बातें सुनने लगा। झोपड़ी के अंदर रामबली ने अपने पत्नी से कहा, हाँ सुनो भाग्यवान, तुमने हलवा तो तैयार कर दिया है, मगर हम इसे अभी नहीं खाएंगे। क्या? अरे क्या है कि वो अपना पड़ोसी है ना, राजा का महावत सूर्य सिंह। हाँ, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं उससे कुछ पैसे मांगने के लिए गया हुआ था उधार में। वो कह रहा था कि उसकी पत्नी की इच्छा भी हलवा खाने की है। अगर वो इस वक्त यहाँ पे आ गया ना
तो हमें ना चाहते हुए भी हलवे में से कुछ हिस्सा उसे और उसकी पत्नी को देना पड़ेगा। फिर हमारे हिस्से में क्या आएगा, सोच भला। हे राम, फिर तो मैं दिया बिना जलाए रखूंगी। अंधेरे में ही हम दोनों बैठकर इस हलवे का आनंद लेंगे। दोनों पति पत्नी ने ऐसा ही किया। वो अंधेरे में ही बैठकर हलवा का आनंद लेने लगे। उसी समय राजा प्रताप सिंह भी झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। अंधेरे का फायदा उठाकर वो उनके साथ बैठकर हलवा खाने लगा। दोनों पति पत्नी इस बात से अनजान थे कि कोई तीसरा व्यक्ति भी उनके साथ हलवा खा रहा है। राजा प्रताप सिंह के आ जाने से हलवा कुछ जल्दी ही खत्म हो गया। इस पर रामबली और उसकी पत्नी दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे जल्दी खत्म हो गया? भाग्यवान, ये हलवा इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया है? रामबली ने तुरंत दिया जला दिया। तभी रामबली ने देखा कि वहाँ एक तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था। उसे देखकर वो हैरान रह गया और कहने लगा, हैं? ए भाई, कौन हो तुम? यहाँ कहाँ से आके बैठ गए भाई? हैं? कौन हो? मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। हलवा तुमने बहुत अच्छा बनाया, कुछ भी कहो। अति उत्तम, अति उत्तम। सुनो, मेरी ओर से इसे तुम उपहार समझ कर रख लो। ओह नहीं भाई, नहीं। अभी तुमने खुद ही कहा कि तुम हमारे मेहमान हो और मेहमानों से हम कुछ ले लें। आहा, ऐसा सवाल ही नहीं उठता। हाँ, बस दुख इस बात का है कि तुमने चुपचाप हलवा खा लिया भैया। मेरी पत्नी के लिए वो कम पड़ गया। मेरी पत्नी हलवा के लिए कितनी लालायित थी। अरे बड़ी मुश्किल से कुछ उपाय करके, जड़ जुगाड़ करके हलवे का सामान इकट्ठा किया था। मेरी पत्नी ने बड़ी मेहनत करके बनाया था। खैर कोई बात नहीं। उसकी बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, अच्छा, वाह, बहुत जड़ जुगाड़ करके तुमने सामान इकट्ठा किया था। बताओ अच्छा, किस जुगाड़ से और किस प्रकार से तुमने सामान इकट्ठा किया? राजा के प्रश्न के उत्तर में रामबली ने बिना झूठ बोले सारी बातें सच सच बताई कि कैसे उसने बेसन, घी और गुड़ का इंतजाम किया। और फिर बोला, हाँ, और अब सारा सामान खत्म हो गया। अब हलवा और नहीं बनाया जा सकता। ओहो, तो ये बात है। देखो, मुझे माफ करना मित्र, मैं मजाक में तुम पति पत्नी की इच्छा पूरी करने में बाधक बन गया। और अब तो तुम मुझसे स्वर्ण मुद्राएं भी लेने को तैयार नहीं हो। किंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, इसीलिए मेरी एक बात मानो। कल सुबह तुम महाराजा प्रताप सेन के दरबार में जाना। वो अवश्य ही तुम्हारी कोई ना कोई सहायता करेंगे। ठीक है ना? जरूर जाना, याद से। इतना कहकर राजा प्रताप सिंह वहां से चले गए। महल में आकर उन्होंने अपना शाही भेष पहना और अपने एक पहरेदार को आदेश दिया, सुनो, कल एक गरीब आदमी महल में आएगा जिसका नाम रामबली है। उसे बिना किसी रोक टोक के और सम्मान के साथ मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। ठीक है ना? जो आ गया महाराज। अगले दिन सुबह रामबली की पत्नी ने अपने पति को उठाया और कहा, आज आपको राजमहल के लिए जाना है। सुनिए, आप पहली बार राजमहल जा रहे हो, क्या खाली हाथ जाओगे? महाराज के लिए आपको कोई भेंट ले जानी चाहिए। अरे हमारे पास है ही क्या महाराज को देने के लिए? आप चिंता मत कीजिए, जाइए राजमहल और देखिए वहाँ क्या होता है। जहाँ तक महाराज को उपहार देने की बात है, परसों मैंने एक कबूतर पकड़ा था। मैंने उसके पर काट दिए हैं उसे पालतू बनाने के लिए। आप वही कबूतर महाराज को उपहार के रूप में दे दीजिए। रामबली अपनी पत्नी की बात मानकर राजमहल की ओर चल दिया। ठीक उसी समय राजमहल के पहरेदार ने राजा प्रताप सिंह से कहा, महाराज, एक दूत आपसे मिलना चाहता है। दूत को महाराज के सामने प्रस्तुत किया गया। महाराज की जय हो। मैं चारुदत्त, सुल्तानगढ़ के राजा का राजदूत हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। बताओ क्या पैगाम है, सुनाओ हमें। महाराज, ये पैगाम सांकेतिक है जो आपको समझना होगा और उसका उत्तर देना होगा। ये कहते हुए दूत ने खड़िया से फर्श पर एक गोल घेरा बना दिया और जेब से कुछ गेहूं के दाने निकालकर उस गोल घेरे के चारों ओर फैला दिया।
इसके बाद वो राजा से बोले, महाराज, यही पैगाम है हमारे राजा का आपके लिए। अब आप इसका क्या उत्तर देना चाहते हैं, बताइए। ये देखकर महाराज सोचने लगे। ओफो, इस दूत ने तो हमें मुश्किल में डाल दिया। सुल्तानगढ़ हमारे राज्य से 30 गुना ज्यादा शक्तिशाली और विशाल है। उसके राजा सुल्तान सिंह को अप्रसन्न भी तो नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह से इस पहेली का हल तो निकालना ही होगा। राजा के समझ में इस पैगाम का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने महामंत्री से कहा, बताइए पैगाम का क्या अर्थ है। परंतु महामंत्री और बाकी सभी मंत्री मिलकर भी इस पैगाम का कोई उत्तर ना समझ सके। पूरे राज दरबार में सनसनी और भय का माहौल पैदा हो गया था। मंत्री ने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन सुल्तानगढ़ के राजा का यह संदेश मेरी समझ से बाहर है और बाकी दरबारी भी इसका कोई अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं। क्षमा चाहते हैं महाराज। अब हम क्या करें? इस पैगाम का क्या उत्तर दें इस राजदूत को? तभी राज दरबार में रामबलि का आगमन हुआ। रामबलि ने महाराज को प्रणाम किया और राजा को देखते ही रामबलि समझ गया। और ये तो वही व्यक्ति है जो रात को भेष बदलकर मेरे घर पर आया था। हाँ, राजा ने भी रामबलि को पहचान लिया। राजा प्रताप सिंह की नजर जैसे ही रामबलि पर पड़ी, उन्हें पिछली रात की घटना याद आ गई। दिमागी रूप से बेहद परेशान होने के बावजूद उन्होंने बड़े ही प्यार से रामबलि का स्वागत किया। अरे आओ आओ मित्र, आओ आओ आओ। तुम्हारे राज दरबार में आने की बात तो हम बिल्कुल भूल ही गए थे, इसलिए तुम्हारे स्वागत सत्कार का कोई प्रबंध नहीं करवाया। क्षमा चाहते हैं आप। अरे महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपका सेवक हूँ और आपके दर्शन के लिए आया था। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे मतलब सबके सामने पहचान लिया। बल्कि मैं क्षमा चाहता हूँ, कल मैंने आपको नहीं पहचाना था। अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो नादान समझकर मुझे माफ कर दीजिएगा महाराज। अरे अरे अरे, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? बल्कि माफी तो हमें मांगनी चाहिए, जो राजा होते हुए भी तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की इच्छा में हम बाधक बन गए और तुम्हें हलवा नहीं खाने दिया। क्षमा प्रार्थी तो हम हैं। राजा प्रताप सिंह और रामबलि की बातों को कोई मंत्री और दरबारी समझ ना सके। कुछ देर बात करने के बाद रामबलि राजा प्रताप सिंह के चिंतित चेहरे को देखकर समझ गया कि महाराज किसी परेशानी में हैं और उसने कहा, महाराज, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। यदि आप चाहें तो आपकी परेशानी आप मुझे बता सकते हैं। रामबलि अपने झोले में कबूतर को रखकर लाया था। राजा प्रताप सिंह ने एक क्षण सोचा और फिर रामबलि को अपनी परेशानी बता दी। उनकी बात सुनकर रामबलि ने कहा, ओ, तो सुल्तानगढ़ के राजा के इस पैगाम ने आपको परेशान कर रखा है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसका उत्तर दे दूं। अगर तुम ऐसा कर पाए तो हम तुम्हें बहुत बड़ा उपहार देंगे। चलो। रामबलि ने अपने झोले में से कबूतर निकाला और उसे घेरे के बीच में छोड़ दिया। कबूतर एक क्षण के लिए रुका और फिर इसके बाद उसने फटाफट सारे गेहूं के दाने चुग लिए। थोड़ी ही देर में कबूतर सारा दाना खा चुका था। यह देखकर सुल्तानगढ़ से आए हुए राजदूत ने महाराज से कहा, धन्यवाद महाराज, मुझे अपने पैगाम का उत्तर मिल गया। अब मैं यहाँ से जाता हूँ। दूत के जाने के बाद महाराज ने रामबलि से पूछा, एक बात बताओ रामबलि, ये कबूतर तुम किस लिए लाए थे? महाराज, मैं इसे आपको उपहार के रूप में देने के लिए लाया था, किंतु मुझे खुशी है कि ये आपकी परेशानी को हल करने का माध्यम बन गया। बात यह है कि महाराज, मैं पहली बार आपके दर्शन के लिए आ रहा था, इसीलिए मेरी पत्नी रामवती ने कहा कि भाई खाली हाथ महाराज के दर्शन के लिए जाना ठीक नहीं है, तो मैंने यही कबूतर उपहार के रूप में लाने का निश्चय किया। राजा ने बड़ी खुशी से रामबलि का उपहार स्वीकार किया और फिर कहा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन एक बात और बताओ रामबलि, तुमने सुल्तानगढ़ के राजा सुल्तान सिंह के पैगाम का क्या अर्थ लगाया और उसका जो तुमने उत्तर दिया वो क्या था? अरे वो तो बहुत मामूली सी बात है महाराज। सुल्तानगढ़ के राजा का वो गोल घेरा वो आपका राज्य था।
और उसे आपका राज्य मानकर गेहूं के दानों को फैलाकर अपनी सेना द्वारा आपके राज्य को चारों ओर से घेर लेने का संदेश भेजा था और राज्य पर आक्रमण करने का इरादा था उनका। मैंने कबूतर को गोल घेरे में छोड़ दिया, उसने सारे गेहूं के दाने साफ कर दिए, ये संदेश देने के लिए कि हमारी सेना इतनी बुलंद है कि वो उनकी सेना को गेहूं के दाने की तरह साफ कर देगी। अब समझ जाओ। हाँ, बस इतनी सी बात है हमारा। रामबलि की बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और बोले, अच्छा शाबाश शाबाश रामबलि, तुम्हारा दिया हुआ उत्तर हमें बहुत पसंद आया। उसे अब समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम डरपोक नहीं हैं, हम मुकाबला करने वालों में से हैं। ठीक है, तो आज से हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। महामंत्री जी, रामबलि के लिए एक सुंदर भवन तैयार करवाइए। उस दिन के बाद से रामबलि राजा का विशेष सलाहकार बनकर अपना जीवन बिताने लगा।